फिर से स्वागत है आप लोगों का क्लास 10। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज के दिन साइंस पढ़ने वाले हैं बच्चों। और साइंस में हम लोग पढ़ रहे थे गैसों के नियम। गैसों के नियम में हम लोग ऑफलाइन में डिस्कस कर चुके थे बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एवोगैड्रोस लॉ। क्या पढ़ने वाले हैं? एवोगैड्रोस लॉ। तो आओ आज के चैप्टर गैसों के नियम में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एवोगैड्रो का नियम। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एवोगैड्रो का नियम। तो इस नियम को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंडीशंस ले लेते हैं ताकि आप लोग को नियम को बहुत ही सरलता से समझ में आ जाए। ठीक है, करना क्या है, मान लो इस जगह में मैंने क्या किया, बर्तन रख लिया यहाँ पर, कंटेनर। किस प्रकार का कंटेनर है ये? तो ये सभी गैस कंटेनर है। गैस कंटेनर मतलब कि गैस को रखने वाला बर्तन है ये। ठीक है, मैंने काफ़ी बर्तन ले लिए, यहाँ मैंने काफ़ी ले लिए। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो मैंने गैस कंटेनर लिया है, इस सारे गैस कंटेनर में जो गैस का जो वॉल्यूम है, आयतन है, मान लो सभी में 5 लीटर है। 5 लीटर, 5 लीटर, 5 लीटर और 5 लीटर। इसका मतलब क्या समझ में आया? ये सारा का सारा बर्तन आकार में बिल्कुल सेम है ना। जितना लीटर गैस इस वाले बर्तन में अटेगा, उतना ही गैस इसमें भी, उतना ही गैस इसमें भी और इसमें भी अटेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं इसमें गैस भर रहा हूँ 5 लीटर। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर गैस भर रहा हूँ 5 लीटर। 5 लीटर कौन सा गैस भरा? तो मैंने भर दिया O2। क्या भर दिया? O2। यहाँ पर आया तो यहाँ पर भी मैंने 5 लीटर गैस भरा, पर O2 नहीं, इस बार यहाँ पर H2 भर दिया। क्या भर दिया? H2 भर दिया। मैं यहाँ पर भी आया, मैं यहाँ पर भी गैस भर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने भर दिया, मान लो भर दिया मैंने क्लोरीन Cl2। कितना लीटर भरा? 5 लीटर ही भरा। यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी 5 लीटर गैस भरा। 5 लीटर गैस मैंने नाइट्रोजन भर दिया N2। बात आ गया? मैं क्या किया, मैंने समान आयतन के 4 बर्तन लिए और चारों बर्तन में अलग अलग प्रकार का गैस भर दिया। अलग अलग प्रकार का गैस भर दिया। इसमें 5 लीटर गैस भरा है तो इसमें भी 5 लीटर भरा, इसमें भी 5 लीटर भरा और इसमें भी 5 लीटर भरा। लेकिन इसमें जो 5 लीटर गैस भरा है वो ऑक्सीजन है, इसमें जो 5 लीटर गैस भरा है वो हाइड्रोजन है, इसमें जो 5 लीटर गैस भरा है वो क्लोरीन है, इसमें 5 लीटर जो गैस भरा है वो नाइट्रोजन है। कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, इनको मैं टेम्परेचर प्रोवाइड करता हूँ, किस तापक्रम में रखता हूँ? तो मान लो इसको मैंने तापक्रम रख दिया 35 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने तापक्रम में रख दिया? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये सारे के सारे बर्तन बच्चों इसी टेम्परेचर में है। किस टेम्परेचर में बच्चों? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, और सभी पर प्रेशर पड़ रहा होगा आसपास के वायु से। तो जो दबाव पड़ रहा है बच्चों, वो दबाव का मान हम लोग मान लेते हैं, चलो कि सभी में दबाव पड़ रहा है, मान लो 3 ATM। कितना पड़ रहा है? 3 ATM। 3 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो सभी में दबाव पड़ रहा है 3 ATM। सभी में तापक्रम भी 35 डिग्री सेंटीग्रेड गैस रखा हुआ 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर। ठीक है, तो देखो एवोगैड्रो जो एक बहुत महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर आप सभी गैसें है ना एक निश्चित आयतन में लेते हैं, मतलब कि इसका आयतन, इसका आयतन, इसका आयतन, इसका आयतन बराबर 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 हो, और इन सब को तापक्रम देते हैं बच्चों समान समान समान, और दबाव भी देते हो समान 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 समान, तो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से क्या होगा कि इसमें जितना अणु होगा, इसमें जितना अणु होगा, इसमें जितना अणु होगा, इसमें जितना अणु होगा और इसमें जितना अणु होगा, वो सभी अणु बराबर होंगे। वो सभी अणु क्या होंगे? बराबर होंगे। ये बात हमें कौन बताया? ये बात हमें एवोगैड्रो ने बताया था। इसी कारण इस नियम को हम लोग कहते हैं एवोगैड्रोस लॉ, यानी कि एवोगैड्रो का नियम। ठीक है, तो बताओ पहला कंडीशन क्या आया था?
हम लोग अलग अलग तरह का गैस ले लिए थे, लेकिन सब का आयतन कैसा था, सभी गैसों का आयतन कैसा था, बताओ तो बच्चों। सभी गैसों का आयतन क्या था, समान था, बराबर था ना। 1 नंबर पॉइंट यहाँ पर यही निकला। ठीक, दूसरा नंबर पॉइंट क्या था, सभी गैसों का तापक्रम कैसा रखे थे हम, समान रखे थे कि नहीं रखे थे बच्चों। क्या इसको हम 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम में रखे थे, इसको क्या 50 डिग्री सेंटीग्रेड में रखे हैं, नहीं ना, सबको 35 पर रखे हैं, सभी को 35 में रखे हैं, मतलब कि सभी गैसों का तापक्रम समान है। ठीक, पॉइंट नंबर तीसरा क्या है, अब सभी गैसों का जो दबाव है, प्रेशर है, वो भी समान रखें। क्या रखें, समान, मतलब इसको 3 ATM प्रेशर पर रखे हैं तो इसको भी 3 ATM प्रेशर पर, इसको भी 3 ATM प्रेशर पर और इसको भी 3 ATM प्रेशर पर। इसका मतलब कि सभी के सभी गैसें समान दबाव पर रखे हुए हैं, समान दबाव पर रखे हुए। तो ये तीनों कंडीशन प्रोवाइड करने पर हमें क्या पता चला, हमें एवोगैड्रो ने क्या बताया, हमें एवोगैड्रो ने बताया कि अगर आप सभी गैसों का आयतन समान रखते हो, सभी गैसों का तापक्रम समान रखते हो और दबाव भी समान रखते हो, तो उन सभी गैसों का जो अणु होगा, उन सभी गैसों का जो अणु का संख्या होगा बच्चों, क्या होगा, वो बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में आ गया। तो अगर ये बात समझ में आ गया है तो इसी बात को हम लोग शब्दों में लिखेंगे ताकि हमारा एवोगैड्रो का नियम किस प्रकार से लिखा जाता है वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूँ और इसी सभी चीज़ों को मैं वर्ड में लिखूंगा। इस तीनों पॉइंट को याद रखना बच्चों, इसको मैं नहीं मिटा दूंगा। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। देखो, पहला कंडीशन था सभी गैसों का आयतन समान है। ठीक है, दूसरा कंडीशन था तापक्रम समान लेना है और तीसरा कंडीशन था दबाव भी समान रखना है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखते हैं बच्चों, सभी गैसों, क्या लिखते हैं, सभी गैसों। ठीक है, पहले हम लोग को कंडीशन बता लेना पड़ेगा। एक बार कंडीशन को पहले लिख लेंगे तभी गैसों के बारे में आएंगे, है ना। पहले लिखेंगे क्या क्या समान था, तो ताप भी समान था और दबाव भी समान था। तो लिखेंगे समान ताप और दाब पर। ठीक है, तापक्रम और दबाव को समान कर दिए, यहां पर कोई भी अलग अलग नहीं है, सभी गैसों के लिए समान है। तो समान ताप और दाब पर सभी गैसों, ठीक है, सभी गैसों का समान आयतन में, सभी गैसों के समान आयतन में, सभी गैसों के समान आयतन में। ठीक है, देखो समान ताप और दाब ले लिया, आयतन भी क्या लिया है, सभी गैसों का समान लिया है। चाहे आप ऑक्सीजन ले लो एक बर्तन में, चाहे दूसरा बर्तन में नाइट्रोजन ले लो, पर दोनों का आयतन को भी क्या रखना है, समान। अगर 5 लीटर ऑक्सीजन लिए हैं तो 5 लीटर ही नाइट्रोजन लेना होगा। 4 लीटर नाइट्रोजन नहीं ले सकते, 3 लीटर नाइट्रोजन नहीं ले सकते, 6 लीटर नाइट्रोजन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आयतन को हमें समान रखना है। ऑक्सीजन का अगर 5 लीटर लिए हैं तो नाइट्रोजन भी हमें 5 लीटर लेना पड़ेगा, तभी हमारा आयतन समान होगा। तो सभी गैसों को हम लोग को क्या करना है, समान ताप और दाब पर रखना है और सभी गैसों का समान आयतन भी लेना है। तो देखेंगे क्या कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में जो अणुओं की संख्या होगी बच्चों, जो अणुओं की संख्या होगी, अणुओं की संख्या जो होगी वो क्या होगी, समान होगी। यही नियम है किसका बच्चों, एवोगैड्रोस लॉ। ये किसका नियम है बच्चों, एवोगैड्रो का नियम है। ठीक है, ये एवोगैड्रोस लॉ है।
यानी कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अब देखो बच्चों, ये तीनों बात को हम लोग वर्ड में सजा लिए और हमारा तैयार हो गया है एवोगैड्रो का नियम। अब हमें परीक्षा में कभी पूछेगा कि बताइए एवोगैड्रो का नियम क्या है, तो हम लोग इन्हीं शब्दों को लिखेंगे, है ना। और इसको रटना नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे से समझना है। एक बार में ना समझ में आए 10 बार देखो, 10 बार में ज़रूर आपको समझ में आएगा बच्चों। आशा करते हैं ये सारा चीज़ आप लोग को समझ में आ भी रहा होगा। तो ठीक है, अब देखो मैं क्या कहता हूँ, एवोगैड्रो ने क्या किया था, समान समान आयतन का बर्तन लिया था। वो समान समान आयतन का बर्तन लिया था, किसी में ऑक्सीजन गैस रखा, किसी में हाइड्रोजन रखा, किसी में नाइट्रोजन रखा। ठीक, तो हम लोग क्या देखे थे, सभी का अगर ताप और दाब ये समान है, तो इसमें जो अणु होगा, मान लो इसमें जो अणु है, मान लो N है, तो इसमें भी हाइड्रोजन का अणु होगा और उतना ही अणु होगा, इसमें भी नाइट्रोजन का अणु होगा और उतना ही अणु होगा। क्यों? क्योंकि एवोगैड्रो ने बताया कि अणुओं की संख्या समान होती है। एवोगैड्रो ने बताया कि अणुओं की संख्या समान होती है। तो देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पर आयतन को डबल कर दूँ, ठीक, तो यहाँ पर अणुओं की संख्या भी डबल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अगर मैं आयतन को ट्रिपल कर दूँ तो यहाँ पर अणुओं की संख्या भी ट्रिपल हो जाएगी। नहीं हो रहा है ऐसा, बोलो होगा ना। तो देखो, जैसे जैसे आयतन बढ़ता है, किसका आयतन बढ़ता है, गैस का। किसका? गैस का। तो गैस का आयतन बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, तो अणुओं की संख्या बढ़ता है। अणुओं की संख्या बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार से बच्चों, अगर गैस का आयतन घटता तो अणु का संख्या भी घटता, तो अणुओं का संख्या भी घटता। ठीक, यानी कि बच्चों, अगर आयतन को भी पकड़े और अणुओं की संख्या को n पकड़े तो आयतन के बढ़ने से बच्चों अणुओं की संख्या भी बढ़ेगा। आयतन अगर बढ़ाएंगे गैस का तो ज़्यादा से ज़्यादा अणु आएगा, है ना। तो आयतन के बढ़ने से अणु की संख्या बढ़ता है और ठीक उसी प्रकार से आयतन को अगर हम लोग घटा देंगे बच्चों तो अणुओं की संख्या भी घट जाएगा, है ना। तो हम लोग मैथ्स में क्या सीखे बच्चों कि अगर कोई एक राशि के बढ़ने से दूसरा राशि भी बढ़ने लगता है या फिर एक राशि के घटने से दूसरा राशि भी घटने लगता है, ऐसे संबंध को कहते हैं समानुपातिक संबंध। क्या कहते हैं? समानुपातिक संबंध। और ऐसे दो राशियों को दर्शाने के लिए उनको हम लोग बीच में समानुपात का चिन्ह यूज करते हैं, है ना। तो एवोगैड्रो का जो नियम था बच्चों, उसको आगे हम लोग डिस्क्राइब करके हम लोग समझ जाएंगे कि एवोगैड्रो ने जो नियम दिया था उससे ये बात निकल के आती है कि गैस का जो आयतन होता है वो उसके अणुओं की संख्या के साथ समानुपाती होता है। कैसा होता है? समानुपाती। ये जो चिन्ह आपको कैंची के जैसा दिख रहा है बच्चों, ये वाला चिन्ह ही तो है समानुपातिक चिन्ह। कौन सा चिन्ह है बच्चों? समानुपातिक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है बच्चों? समानुपातिक चिन्ह है। तो आओ अब हम लोग एवोगैड्रो के नियम को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। देखो, मैथमेटिकली हमने जो पाया था बच्चों, उससे हम लोग एक नया रूल्स लिख लेते हैं। वो रूल्स क्या है? तो देखो, एवोगैड्रो का नियम से जब ये वाला पढ़ते हैं तो इससे हमें एक व्याख्या मिल पाता है, तो उसके आधार पर एवोगैड्रो का एक नया नियम बनता है। तो हम लोग अर्थात ये लिखें, अर्थात इसका दूसरा लॉ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों? तो देखो यहाँ पर देखो लिखते हैं, समान ताप और
दाब पर किसी गैस का आयतन यहाँ समान ताप और दाब को हटा कर निश्चित ताप और दाब कर देते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारा गैस तो ले नहीं रहे। तो यहाँ लिख लेते हैं निश्चित ताप और दाब पर किसी गैस का आयतन उसके अणुओं की संख्या उसके अणुओं की संख्या के साथ समानुपाती होता है ना। निश्चित ताप और दाब पर किसी गैस का आयतन उसके अणुओं की संख्या के साथ समानुपातिक होता है ना। यदि मैं लिखूं यदि गैस का आयतन भी और उसमें उपस्थित अणु की संख्या n हो, क्या हो, n हो, तो हम लोग लिख सकते हैं किस नियम से बच्चों? लाइन तो आ चुका है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फिर से। देखो बच्चों, तो यदि गैस का मैंने आयतन भी और उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या n ले लिया बच्चों, तो बताओ एवोगैड्रो क्या कहा था? एवोगैड्रो कहा था कि किसी गैस का जो आयतन है वो अणुओं की संख्या के साथ समानुपाती होता है, यानी गैस का आयतन और अणुओं की संख्या समानुपाती होता है। बात समझ में आया? क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, ये था हमारे एवोगैड्रो के नियम। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने वाले हैं, उसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये पूरा कार्यक्रम को मिटाते हैं। अब हम लोग एवोगैड्रो के नियम से इस नियम से बच्चों हम क्या पाते हैं? इस नियम से बच्चों हम पाते हैं कि जो भी होता है वो समानुपात होता है n के। कब? जब गैस का दाब तथा ताप निश्चित हो या स्थिर हो। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या निकाल सकते हैं बच्चों? तुम लोग को हम जब पढ़ा रहे थे बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ तो बताए थे समानुपातिक स्थिरांक के बारे में। तो यहाँ पर जब भी समानुपातिक राशि को बराबर में लिखते हैं तो हम बराबर में लिखने के समय एक स्थिरांक बैठाते हैं। तो इन दोनों समानुपातिक राशि को अगर आप बराबर में लिखोगे बच्चों, तो आपको भी एक स्थिरांक बैठाना पड़ेगा। वो स्थिरांक मैंने यहाँ पर k बैठा लिया। क्या बैठा लिया? k। जहाँ पर बच्चों इस k को क्या कहेंगे? इस k को कहेंगे समानुपातिक स्थिरांक। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अब देखो बच्चों, v बराबर kn आया। ये एक समीकरण हमें मिला है बच्चों। क्या यहाँ से आप k को अकेले करके कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। किस प्रकार से k अकेले होगा? n को हटा करके हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। तो n है, इसके साथ गुना में जैसे ही इस साइड में आएगा तो वो बटा में चला जाएगा। तो v बटा n बराबर बनेगा बच्चों k। क्या बनेगा? v बटा n बराबर हमें क्या बचेगा? k। तो इस इक्वेशन को देखकर आप लोग को क्या समझ में आता है
कि कोई भी गैस का अगर हम लोग आयतन लेते हैं और उसमें जो अणुओं की संख्या लेते हैं बच्चों, उसका जो अनुपात है बच्चों वो हमेशा क्या होता है बच्चों, वो हमेशा स्थिरांक होता है बच्चों। के क्या था, स्थिरांक था ना बच्चों, तो ये के भी क्या होगा, स्थिरांक। यानी कि बच्चों हमें क्या समझ में आया कि कोई भी गैस ले लो, कोई भी, ऑक्सीजन लो, हाइड्रोजन लो, क्लोरीन लो, नाइट्रोजन लो, कोई भी गैस ले लो बच्चों, उस गैस का जो आयतन होगा बच्चों और उस आयतन में उपस्थित जो अणुओं की संख्या होगा उसका अनुपात हमेशा क्या मिलेगा बच्चों, स्थिरांक मिलेगा, कभी उसका मान बदल नहीं सकता। ठीक है, तो देखो बच्चों हम लोग इसी बात को शब्दों में लिखते हैं। शब्दों में क्या लिखेंगे, अर्थात यहां से हम लोग क्या समझे, स्थिर ताप और दाब पर, स्थिर ताप और दाब पर किसी गैस का आयतन, किसी गैस का आयतन और उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या, उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है, हमेशा क्या रहता है, इन दोनों का अनुपात क्या मिला था, स्थिरांक मिला था ना, तो कहेंगे हमेशा स्थिर होता है, स्थिर होता है। इस वाले समीकरण से हमें जो समझ में आया बच्चों उसी को शब्दों में लिखा गया है। ठीक है, अर्थात स्थिर ताप और दाब पर किसी गैस का आयतन और उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या का अनुपात हमेशा स्थिर होता है। देखो ये अनुपात कैसे हो गया बच्चों, कोई लिखता है 2/3, कोई लिखा 2/3, तो क्या 2/3 को हम लोग 2:3 नहीं लिख सकते क्या बच्चों, लिख सकते हैं ना, तो बटे वाले राशि को अनुपात में कहा जाता है बच्चों, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या आया, V/N आया, इसका मतलब ये V/N है ना। तो कोई भी गैस का आयतन और उस आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या का अनुपात हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है, हमें ये समीकरण बताता है। ठीक है, तो देखो हमें ये मैथ्स देखकर, हमें ये समीकरण देखकर ये वर्ड समझ में आए तो उसको हम लोग लिख दिए। क्लियर है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो इसको तुम लोगों को कॉपी में उतार लेना है बच्चों, एकदम लाइन बाय लाइन। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ अभी, ये वाला लाइन तो पिछले वाले लाइन का था, ये वाला टोटल है, ये टोटल उतारना है। ठीक है, इसके बाद का मैं ऑपरेशन बताता हूँ तुम्हें किस प्रकार से। और देखो इसको याद रखो। ठीक है, देखो अगर मान लो यदि स्थिर ताप और दाब पर हम लोग क्या किए, स्थिर ताप और दाब पर क्या कर दिए बच्चों, स्थिर ताप और दाब पर कोई गैस ले लिए, है ना। स्थिर ताप और दाब पर किसी गैस का आयतन कितना ले लिए बच्चों, तो मान लो किसी गैस का आयतन ले लिए V ले लिए। ठीक है, उस आयतन में, ठीक है, किसी गैस का आयतन V, ठीक है, V और उसमें अणु की संख्या N ले लिए। क्या ले लिए, N। इसको V1 कर लो क्योंकि मैं और लेने वाला हूं इसी कारण, और आयतन बदलने वाला हूं। तो किसी गैस का आयतन V1 है और उस V1 वाले आयतन वाले गैस का जो अणु की संख्या है बच्चों वो N1 है। ठीक है, N1 है। ठीक, यदि मत लिखो, यदि एक बार लिख चुके हैं, N1 है। ठीक है, N1 है। ठीक, उस गैस का आयतन V2 हो जाने पर, जब उस गैस का आयतन, किस गैस का आयतन बच्चों, जिसका आयतन V1 था, उसका आयतन अगर हम लोग V2 कर दे
तो जैसे ही V2 हो जाएगा ना, तो V2 हो जाने पर उस गैस में अणुओं की संख्या भी बदल जाएगा। तो अणुओं, उस गैस में अणुओं की संख्या कितना होगा, उस गैस में अणुओं की संख्या हो जाएगा बच्चों, मान लेते हैं N2। कितना हो गया, N2। ठीक है, पूरा बात समझ में आया क्या हुआ। स्थिर ताप और दाब पर कोई गैस था, स्थिर ताप और दाब पर कोई गैस था। ठीक है, मान लो यहाँ पर इस बर्तन में हम लोग गैस भरे हैं, इस बर्तन में हम लोग क्या भरे, गैस भरे। अब इस बर्तन में जो गैस भरा हुआ बच्चों, उसका ताप और दाब दोनों का दोनों स्थिर है। इसका ताप और दाब दोनों ही क्या है, स्थिर है। तो देखो बच्चों, जब भी इस गैस का ताप और दाब स्थिर रहेगा, इसका ताप और दाब स्थिर रहेगा बच्चों, तो याद रखना कि इसमें एवोगैड्रो नियम के अनुसार, एवोगैड्रो नियम के अनुसार इसका आयतन और इसमें उपस्थित अणुओं की संख्या हमेशा क्या होगा, हाँ, उसका दोनों राशियों में समानुपातिक संबंध होगा। कैसा संबंध होगा, समानुपातिक संबंध होगा। और हम लोग मैथमेटिकली फार्मूला से ये वाला सीखे थे ना, इसका मतलब कि जब इस गैस का ताप और दाब स्थिर रहेगा, तो इस गैस का जो आयतन है बच्चों और इसमें उपस्थित जो अणुओं की संख्या है, उसका अनुपात हमेशा स्थिर रहेगा। ठीक है, तो देखो, जब इसका आयतन V1 था तो इसमें अणु N1 था। अब इसका आयतन मान लो बढ़ा दिए, बढ़ गया आयतन, तो इसमें अब जो अणु की संख्या होगा बच्चों वो भी बढ़ जाएगा, और बढ़ करके कितना हो जाएगा, N2 हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में देखो, हमें फर्स्ट केस में क्या मिला था, जब आयतन V1 था तो अणु की संख्या N1 था। तो इस हिसाब से, इस वाले समीकरण के हिसाब से अगर बात को लें, तो ये कहता है कि आप आयतन और अणु की संख्या का अनुपात निकालिए, तो स्थिर रहेगा उसका मान। तो लिखते हैं V1/N1। क्या लिखें, V1N1, मतलब कि जब गैस का आयतन V1 था और उस V1 वाले आयतन में अणुओं का संख्या N1 था, तो बच्चों इसका अनुपात हमेशा K मिलेगा, स्थिरांक मिलेगा, है ना। किस नियम से, एवोगैड्रो के नियम से। एवोगैड्रो के नियम से, है ना। तथा हमें यह भी तो मिलेगा क्या, जब आयतन को बढ़ा करके V2 कर दिए और V2 आयतन होने से अणुओं की संख्या N2 हो गया, तो इन दोनों का अनुपात भी निकालेंगे, इन दोनों का अनुपात में निकालेंगे तो भी तो हमें K ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि बोल दिया है अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, हमेशा स्थिर रहता है। ठीक है, तो हम लोग इसको कह देंगे, इसको कह देंगे 2 नंबर। क्यों, क्योंकि ये है 1 नंबर। ठीक, तो 1 और 2 से बच्चों क्या समझ में आ रहा है, 1 और 2 से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, हमें यह समझ में आ रहा है बच्चों कि ये जो वैल्यू दिखा रहा है वो K के बराबर दिख रहा है, और इसका भी जो वैल्यू दिख रहा है वो भी K के बराबर दिख रहा है। जब ये दोनों K के बराबर हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में भी बराबर हैं। तो तुलना करने पर हम लोग पाते हैं 1 और 2 से, 1 और 2 से तुलना करने पर पाते हैं, क्या पाते हैं बच्चों, क्या पाते हैं हम लोग, जल्दी से बोलिएगा। हम लोग पाते हैं ये जो V1/N1 है ये बराबर होगा V2/N2 को। क्यों, क्योंकि ये भी और ये भी, ये दोनों का दोनों K के बराबर था, स्थिरांक के बराबर था। किसके अकॉर्डिंग, एवोगैड्रो के नियम के अकॉर्डिंग, है ना बच्चों। इतना याद रहेगा आप लोगों को, इतना समझ में आ रहा है। तो बस हम लोग को एक यहाँ पर इसलिए एक फार्मूला मिल जाता है कि अगर कोई भी गैस का आयतन और उसका अणुओं का संख्या हर बार क्या होता है, उसका अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, जिसके कारण हमें ये एक फार्मूला मिल गया, है ना। तो कभी कभी पूछता है, कभी कभी पूछता है इसका प्रूफ, तो इस प्रकार से आप लोगों को प्रूफ करना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, कोई क्वेश्चन पूछा कि प्रूफ, प्रमाणित करें, प्रमाणित करो क्या, V1/N1 बराबर V2/N2। तो हम लोग ये प्रोसेस से प्रमाणित करेंगे और नीचे लिख देंगे प्रूव्ड, नीचे क्या लिख देंगे, प्रूव्ड, या लिख देंगे प्रमाणित, तो प्रमाणित हो जाएगा। ठीक है,
आया बात समझ में? तो सभी चीज़ को नोट्स कर लेना है बढ़िया से, और वीडियो को 2-4 बार करके ज़रूर देखा करें बच्चों, तभी कोई भी टॉपिक ईजी होगा। पहला बार में नहीं समझ में आता है बच्चों, जितने बार वीडियो को देखोगे उतना ज़्यादा कंसेप्ट मजबूत होगा। तो होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। गर्मी से हाल ख़राब है, पंखा वंखा कुछ भी नहीं चल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, तब तक के लिए अभी के लिए बाय, जय हिंद।